हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जनवरी में आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम है और फरवरी में बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो भी प्रिपरेशन बाकी है वो जनवरी से पहले तक आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। दैट इज आप लोगों के पास दिसंबर लास्ट तक का टाइम है। सो टू बूस्ट योर प्रिपरेशन हम लोग लेकर के आ गए हैं एक और वन शॉट वीडियो, और जो कि है अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। ये अबाउट 90 मिनट का वीडियो है। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप लोग के सारे डाउट्स हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर, और आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। तो आप लोग जाकर के वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा रहे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन में आप लोग का डाउट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथमेटिक्स में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका आंसर मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन. So at first point, what is relation? Relation, if denoted as R, then relation is nothing but a subset of Cartesian product A cross B. And we all familiar about Cartesian product from first year, because first year में आप लोग Cartesian product के बारे में पढ़े होंगे. So normally अगर बोले तो what is Cartesian product? A set A है with the element 1 2, A set B है with the element 1 2 3. Then what is A cross B? ए क्रॉस बी में वो ऑर्डर पेयर्स होंगे जो कि फर्स्ट एलिमेंट आएगा फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट आएगा सेकंड सेट से। कोई ऑर्डर पेयर अगर ए बी फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। तो इस ऑर्डर पेयर किस सेट पे बिलोंग करेगा? ए क्रॉस बी पे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी पे कौन सा एलिमेंट्स होते हैं? ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी सेट से आएगा। सो दिस इज 1 1 एक ऑर्डर पेयर होगा, 1 2 एक ऑर्डर पेयर, अगेन 1 3 एक ऑर्डर पेयर होगा। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, these are all order pairs. So what is relation? Relation is subset of Cartesian product. जो भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, एवरीथिंग इज ए रिलेशन. ओके, सो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि फाई एक सेट है, फाई तो सबसेट होता ही है, एवरी सेट कोई भी सेट का सबसेट है फाई. फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो फाई इज ऑल्सो ए रिलेशन. एंड ए क्रॉस बी ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो ए क्रॉस बी ऑल्सो ए रिलेशन. स्मॉलेस्ट रिलेशन इज फाई विच इज एम्प्टी, एंड लार्जेस्ट रिलेशन इज ए क्रॉस बी विच इज नॉन एम्प्टी. ओके, सो अगर कोई एक ए पॉइंट पे है 2 एलिमेंट्स, सपोज ए पॉइंट ए सेट है 2 एलिमेंट्स एंड बी सेट है 3 elements, then A cross B set have 3 into 2 is 6 elements. तो total number of subset of A cross B, total number of subsets of A cross B कितना होगा? Subsets of A cross B 2 power 6. ठीक है, by the definition of power set. ठीक है, 2 power n होता है पावर सेट. पावर सेट तो ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे. तो अगर ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना है? 2 power 6 है. एंड एवरी सबसेट इज ए रिलेशन, सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, if A cardinality is M, B cardinality is N, then total number of relation from A to B is 2 power Mn. ओके, समझ में आ गया इतना तक? अगर कोई एक A सेट है, A सेट कार्डिनलिटी इज M एंड B सेट कार्डिनलिटी इज N, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B इज 2 power Mn. ओके, इसको इस पॉइंट को याद रखिए. टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 power Mn हो जाएगा. सिंपल है. डोमेन रेंज तो आप लोग ऑलरेडी पता है. डोमेन रेंज क्या है? अगर कोई सेट A है और कोई सेट B है, ठीक है, तो कोई एक रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं R फ्रॉम A सेट टू B सेट, देन जो इनपुट पॉइंट है वो है डोमेन, और जो आउटपुट पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है वो क्या होता है? वो होता है रेंज, जो रहेगा B सेट में. तो अगर यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, अगर A हम लोग इनपुट कर रहे पा रहे हैं 1, सो 1 1 इज ए रिलेशन, फिर 1 2 इज ए रिलेशन, 1 3 इज ए रिलेशन, 2 1 2 2 2 3. ओके, सो A सेट इज डोमेन, B सेट इज रेंज, और इसको हम लोग बोल सकते हैं को डोमेन. फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लोग बोल रहे हैं फाइंड ए रिलेशन R. इसी सेट से हम लोग को कोई रिलेशन R ढूंढना है. किस टाइप से रिलेशन ढूंढना है? R इज ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, अगर हम लोग लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, हम लोग को वही ऑर्डर पेयर ढूंढना है. कहाँ से? ए क्रॉस बी से, जहां का ए इज इक्वल टू बी हो, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो. अब 1 1 इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है, तो इस रिलेशन में एक पॉइंट आएगा 1 1. 1
एंड 2, 1 2 इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली 2 2, ए और बी इक्वल है, सो ए इक्वल टू बी सेटिस्फाई हो रहा है, सो 2 2 आ जाएगा। एक और पॉइंट, तो रिलेशन अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इक्वल टू बी, देन आंसर विल बी 1 1 एंड 2 2, एंड ये आप लोगों का ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही है। सो एनी रिलेशन, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ओके, सो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड आर इज ए रिलेशन। समझ में आ रहा है रिलेशन क्या है? इतना आप लोगों का फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है ये है, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड ईयर का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रिलेशन है। फाइन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। कोई एक सेट ए पे हम लोग डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ए सेट मीन्स वो रिलेशन सबसेट किसका होगा? ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ओके, सो नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब बोलेंगे? जब वो रिलेशन में ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन हो, दैट मीन्स जब वो रिलेशन में ए कॉमा ए एलिमेंट हो, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए हो, तब हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। कब? जब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल, ये साइन को बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल, मतलब हर एक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए ये ट्रू हो। क्या ट्रू हो? ए रिलेटेड टू ए एलिमेंट। जैसे इसके प्रीवियस वाला एग्जांपल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे? 1 1 2 2, दैट मीन्स अगर इसको हम लोग ए नाम दे रहे हैं मतलब ए भी ए ही होगा, सो ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है। सो इफ ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए रिलेटेड टू ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए, मतलब ए रिलेटेड टू ए हो रहा है, मतलब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो ए रिलेटेड टू ए होगा, एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो, तब इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देखें, कोई सेट ए है विथ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3, ठीक है। सो ए क्रॉस ए विल बी, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन होगा? 1 1, एक 1 2, एक 1 3, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हर किसी को लिखना आता ही होगा। 2 1, एक 2 2 और एक 2 3, अगेन एक 3 1, एक 3 2 एंड एक 3 3। ओके, ये सारे एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में। अब अगर हम लोग कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, रिलेशन आर इज इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं 1 1, 2 2, 3 3, ठीक है। ये एक रिलेशन हम लोग R1 लिख रहे हैं, और एक रिलेशन हम लोग R2 डिफाइन कर रहे हैं एज 1 1 एंड 2 2, ठीक। इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। तो अगर R1 रिलेशन इज 1 1 2 2 3 3, तो A में कौन कौन सा एलिमेंट है? एक 1 एलिमेंट, एक 2 एलिमेंट, एक 3 एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव होने के लिए A रिलेटेड टू A होना चाहिए, मतलब A कॉमा A बिलोंग्स टू दैट रिलेशन होना चाहिए। अब ये A कॉमा A तो है ही, दोनों क्योंकि इक्वल है, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल होने चाहिए, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल ही है। 1 1, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 2 2 ये भी हो रहा है, 3 3 ये भी हो रहा है, तीनों A रिलेटेड टू A है। एंड कैपिटल A के सारे एलिमेंट के लिए हम लोग A रिलेटेड टू A डिफाइन कर पा रहे हैं, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमिलरली R2 रिलेशन 1 1 2 2 है, तो इसको देख करके रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, हम लोग को ए कॉमा ए मिलना चाहिए। पर यहाँ पे कैपिटल ए में एक एलिमेंट है 3, पर इस सेट में, इस रिलेशन में 3 3 एब्सेंट है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ए रिलेटेड टू ए हो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो ए सेट होगा जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट के लिए हम लोग को ए कॉमा ए मिलना चाहिए उस रिलेशन में। अगर ए कॉमा ए नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स होंगे तो भी रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, पर 1 1 2 2 3 3, मतलब जो कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए। इसके साथ अगर यहाँ पे कोई 1 2 पॉइंट होता, 1 2 भी तो इसका एक सबसेट है, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 है ही है। उसके अलावा बाकी कोई पॉइंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? कोई एक रिलेशन गिवन है, उस रिलेशन को हम लोग कब सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे? जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू वो रिलेशन में हो, इम्प्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी उस रिलेशन में होना चाहिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं a रिलेटेड टू b है, इम्प्लाइज b रिलेटेड टू a होगा। अगर a रिलेटेड टू b उस रिलेशन में है, देन हम लोग b रिलेटेड टू a ढूंढेंगे। अगर a रिलेटेड टू b नहीं है, देन नो नीड टू फाइंड b रिलेटेड टू a। ओके, सो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो रिलेशन गिवन है इसी सेट में हम लोग एक रिलेशन गिवन है 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2। अब पहले देखेंगे हम लोग a रिलेटेड टू b है क्या।
1 रिलेटेड टू 1 है। अगर A रिलेटेड टू B है देन वी नीड टू फाइंड B रिलेटेड टू A। अगर उसमें B रिलेटेड टू A है देन इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री। 1 रिलेटेड टू 1 इसको अगर हम लोग रिवर्स कर लेंगे तो अगेन 1 1 आएगा, वो उस रिलेशन में है। 1 एक और है A रिलेटेड टू B, दैट मीन्स 1 रिलेटेड टू 2। 1 2 अगर रिलेशन में है देन वी नीड टू फाइंड 2 1। इसको रिवर्स कर लेंगे, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो है 2 1। अगर 2 1 है इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 1 है। सो ये हो गया 1 रिलेटेड टू 2 बिलोंग्स टू, अगर R है देन 2 रिलेटेड टू 1 है। अगर कोई पॉइंट A रिलेटेड टू B है, अगर उसको रिवर्स करें और अगेन उसी सेट में बिलोंग करेगा तो हम उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए जो जो एलिमेंट रिलेशन में गिवन हो। रिफ्लेक्सिव क्या होता था? रिफ्लेक्सिव होता है उस सेट के सारे एलिमेंट खुद से खुद रिलेट होने चाहिए। पर सिमेट्रिक क्या बोल रहा है? अगर ए बी मिल रहा है मुझे देन बी ए ढूंढो, और अगर ए बी मुझे नहीं मिल रहा है बी ए ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर 2 3 है इसको अगर फ्लिप करें 3 2 बनेगा, वो उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, तो 2 3 है तो उसको फ्लिप करने से 3 2 हो रहा है, तो ये रिलेशन में है। तो इस रिलेशन के सारे पॉइंट्स भी हैं, और अगर उसको हम लोग फ्लिप करें या फिर रिवर्स करें अगेन उस सेट में बिलोंग करते हैं। मतलब ए रिलेटेड टू बी भी है इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए भी है, ए कॉमा बी भी है एंड बी कॉमा ए भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है, ए के सारे पॉइंट्स खुद से खुद रिलेट होने चाहिए। सिमेट्रिक क्या है? अगर ए रिलेटेड टू बी है देन भाई ढूंढो बी रिलेटेड टू ए। अगर ए रिलेटेड टू बी नहीं है नो नीड टू फाइंड बी रिलेटेड टू ए। क्लियर यहां तक? चलिए ट्रांजिटिव। नेक्स्ट ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ वो रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो जो कॉमन पॉइंट है उसको छोड़ करके बाकी दोनों रिलेटेड होने चाहिए। ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है उस रिलेशन में, देन वी नीड टू फाइंड ए रिलेटेड टू सी। अगर ए रिलेटेड टू बी नहीं है, बी रिलेटेड टू सी नहीं है, नो नीड टू फाइंड ए रिलेटेड टू सी। ठीक है, इसको एक और हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन आप लोग याद रख सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई रिलेशन गिवन है, इसी सेट में ही रिलेशन गिवन है। ठीक है, रिलेशन क्या गिवन है? R इक्वल टू 1 2 2 2 1 3 2 3 एक रिलेशन गिवन है। ठीक, हमको चेक करना है ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले बताइए तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। इसमें सिर्फ 2 2 है, पर ए सेट में एलिमेंट्स क्या किया था? 1 2 3, देन सारे एलिमेंट खुद से खुद रिलेट होने चाहिए, मतलब 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, पर यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे बस 2 2 है, 3 3 1 1 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कैंसिल आउट हो गया। ओके, अगेन सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर 1 2 है इसको फ्लिप करेंगे तो 2 1 होना चाहिए, वो इस सेट में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है? अगर 1 2 है जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू करेंगे। अगर ए बी है, बी सी है, देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 2 है जहां पे खत्म हुआ नेक्स्ट वहीं से शुरू होना चाहिए। 2 2 अगर 1 2 है, 2 2 है, देन 1 2 उस सेट में होना चाहिए, तो है 1 2, तो ये एक पॉइंट के लिए तो ट्रांजिटिव हो गया। सारे पॉइंट्स के लिए चेक करना है, अगर हर पॉइंट के लिए ट्रांजिटिव है तो देन ये ट्रांजिटिव है। ठीक, अगेन एक और पॉइंट क्या होगा? 1 2 है इस रिलेशन में, अगेन 2 से शुरू होने वाला एक और एलिमेंट क्या है? 2 3, तो 2 3 है। अगर 1 2 2 3 है देन 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है यहाँ पे है। अगर 1 3 है मतलब ये ट्रांजिटिव हो सकता है। बाकी पॉइंट्स भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 2 वाला एक चेक कर लेते हैं। अगर 2 2 है तो 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट्स क्या है? एक और 2 3 है, तो अगर 2 2 है 2 3 है तो 2 3 उस सेट में होना चाहिए, सो 2 3 है इस सेट में है, सो इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब 1 1 2 2 के लिए तो लागू हो गया। अब 1 3 के लिए देखते हैं। अगर 1 3 के लिए हम लोग देखेंगे तो 1 3 3 से खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट हम लोग को चाहिए। यहाँ से 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं है, तो 1 3 के लिए चेक ही करना नहीं पड़ेगा। अगर ए बी और बी सी है देन ए सी ढूंढना है, और अगर सिर्फ ए बी है और बी सी नहीं है देन ए सी किसको ढूंढना है? नहीं ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ट्रांजिटिव। सारे जो एलिमेंट जो भी ए बी कॉमा बी सी है उसके लिए ए सी जो बनेगा वो उस सेट में है कि नहीं हमको चेक करना है। अगर सेट में है देन ट्रांजिटिव, नहीं है देन नॉट ट्रांजिटिव। इतना तक समझ में आ गया। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव समझ गए, सिमेट्रिक समझ गए, ट्रांजिटिव समझ गए। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होंगे उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप टाइप ऑफ रिलेशन आप लोगों का क्लियर हो गया।
एक एग्जांपल देख लेते हैं। देन आर इक्वल टू, एक रिलेशन गिवन है m कॉमा n सच दैट m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, चेक वेदर द इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सपोज हम लोग को ऑन जेड बोला है, मतलब इंटीजर सेट में हम लोग को चेक करना है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब उस एलिमेंट या फिर उस रिलेशन में ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए, ठीक। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम कॉमा एन कब उस रिलेशन में बिलोंग करेगा, जब एम प्लस एन डिविजिबल बाय 2 होगा, मतलब दो के द्वारा वो डिविजिबल होगा। तो हम लोग चेक करते हैं एम कॉमा एम अगर हमको बिलोंग करवाना है इस सेट में, एम कॉमा एन कब रहेगा, जब एम प्लस एन इज डिविजिबल बाय 2। तो अगर एम कॉमा एम हम लोग को बिलोंग करवाना है देन एम प्लस एम चेक करेंगे, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है देन उस रिलेशन में एम कॉमा एम रह सकता है। एम प्लस एम इज 2m एंड ओब्वियसली 2m इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो। सिंस 2m इज डिविजिबल बाय 2 सो m कॉमा m बिलोंग्स टू, अगर वो एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है देन इट इज रिफ्लेक्सिव, सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। इतना तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सो नेक्स्ट लिख लेंगे हम लोग सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है, सिमेट्रिक के लिए पहले उस रिलेशन में a कॉमा b होना चाहिए, देन हम लोग b कॉमा a चेक करेंगे कि उस रिलेशन में है कि नहीं। सो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है m रिलेटेड टू n और m कॉमा n बिलोंग्स टू r, ये गिवन है। इसका मतलब m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, बिकॉज जो भी m कॉमा n रिलेट कर रहा है, जो भी उस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तब कब बिलोंग कर रहा है, जब m प्लस n दोनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। सो m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, देन ओब्वियसली वी कैन राइट n प्लस m इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये सर नो। तो हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि अगर m कॉमा n उस सेट में है तब फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट 2 द्वारा डिविजिबल होना चाहिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट 2 द्वारा डिविजिबल है, दैट मीन्स n कॉमा m बिलोंग्स टू r, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर m कॉमा n कब हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जब फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट 2 द्वारा डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट अगर 2 द्वारा डिविजिबल है देन n कॉमा m लिख सकते हैं। सो m कॉमा n बिलोंग्स टू रिलेशन में था n कॉमा m, उसको जब हम लोग फ्लिप कर रहे हैं, जब रिवर्स कर रहे हैं तो अगेन वो रिलेटेड टू रिलेशन हो रहा है, मतलब रिलेशन में वो है। तो m कॉमा n है देन n कॉमा m है। अगर वो रिलेशन को हम लोग फ्लिप कर रहे हैं या फिर रिवर्स कर रहे हैं, अगेन उस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, सो इट इज सिमेट्रिक। ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। यहाँ फॉर ट्रांजिटिव गिवन m रिलेटेड टू n एंड n रिलेटेड टू p। क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या होता था, हम लोग को 2 पॉइंट्स लेने होते थे, a रिलेटेड टू b एंड जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा b रिलेटेड टू c। देन हम लोग चेक करेंगे a रिलेटेड टू c है कि नहीं है, ठीक है। सो m रिलेटेड टू n जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, n रिलेटेड टू p, बोथ m n p सब कहां से आ रहे हैं, इंटीजर सेट से आ रहे हैं। हम लोग क्या चेक करना है, m रिलेटेड टू p होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर m related to n, that means m comma n is belongs to r and similarly n comma p belongs to r। जब m comma n belongs to r कब होगा, जब फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट इज डिविजिबल बाय 2 होगा, that means m comma n is divisible by 2 होगा। डिविजिबल बाय 2 का मीनिंग क्या है कि 2 द्वारा डिवाइडेड है, मतलब अगर 2 से मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं एक इंटीजर k1 करके, अगर मैं कोई इंटीजर k1 मल्टीप्लाई करूं तो m प्लस n मिलेगा। क्यों, क्योंकि m प्लस n इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 के द्वारा m प्लस n डिविजिबल है, मतलब m प्लस n 2 का क्या है, मल्टीप्लायर है, इसलिए m प्लस n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2k1। n प्लस p इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि n कॉमा p बिलोंग्स टू r हो रहा है, सो n प्लस p ऑल्सो वी कैन राइट 2k2, ठीक है। उसमें k2 क्या है, इंटीजर सेट से आ रहा है, ये एक एलिमेंट है, इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। हम लोग किसको किसके साथ रिलेट करना है, m को p के साथ रिलेट करना है, मतलब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है m रिलेटेड टू p, ये निकालना है हम लोग को। m रिलेटेड टू n है, n रिलेटेड टू p है, हम लोग को निकालना है m रिलेटेड टू p, दैट मीन्स m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग को चेक करना है कि m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है। तो अभी हम लोग क्या ले सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि m प्लस p वाला टर्म हम लोग को चाहिए। सो m प्लस n प्लस p दोनों को हम लोग लेफ्ट साइड में ऐड कर लिए, राइट साइड में ऐड हो जाएगा 2k1 प्लस 2k2। सो नाउ दिस इज m प्लस p प्लस 2n इज इक्वल टू 2k1
प्लस 2k2 इम्प्लाइज, अगर हम लोग यहाँ पे m प्लस p लिख रहे हैं देन 2k1 प्लस 2k2 माइनस 2n। 2n वाला टर्म n भी तो इंटीजर ही है, इंटीजर इंटू 2 एक इंटीजर ही बनेगा, उसको राइट हैंड साइड में हम लोग सबट्रैक्ट कर लिए। सो m प्लस p इज इक्वल टू नाउ वी कैन राइट 2 इंटू k1 प्लस k2 माइनस n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये k1 भी एक इंटीजर, k2 भी एक इंटीजर, n भी एक इंटीजर, तो सारे इंटीजर अगर दो इंटीजर को मिला करके एक इंटीजर को हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, अगेन ये जो टर्म बनेगा ये एक इंटीजर ही बनेगा। 2 इंटू सम इंटीजर लिख रहे हैं मतलब ये डिविजिबल बाय 2 तो होगा ही होगा। सो वी कैन राइट m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से कुछ मल्टीप्लाई करके हम लोग को m प्लस p मिल रहा है मतलब m प्लस p 2 का मल्टीप्लायर है। सो m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2, यही तो चाहिए था। अगर m प्लस p इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे अगर p है दैट मीन्स m कॉमा p इज बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। सो m कॉमा p इज बिलोंग्स टू r हो गया, मतलब m रिलेटेड टू p, यही तो ढूंढना था। m रिलेटेड टू n एंड n रिलेटेड टू p, देन m रिलेटेड टू p हो रहा है। सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ओके, सो सिंस द रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? ओके, क्लियर? यहाँ तक सिंपल है, बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो रहा है तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और अगर इस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कोई एक भी रिलेशन नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, देन इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंस क्लास। ओके, पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कोई सेट गिवन है x इक्वल टू 1 2 3 4 एंड एक रिलेशन गिवन है 1 2 3 4। ओके, ये एक रिलेशन हम लोगों को गिवन है 1 2 3 4। रिलेशन क्या होता था? x क्रॉस x की कोई एक सेट होगा, कोई एक सबसेट होगा, उसी को ही हम लोग रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, और a क्रॉस a। ओके, नाउ फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3 4। ये जो सारे एलिमेंट्स है उन लोगों को क्या निकालना है? हम लोग को इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। ओके, सो सॉल्यूशन इज R क्या गिवन है? 1 2 3 4। ओके, 1 एक सेट है, 2 एक सेट है, 3 4 एक सेट है। सारे सबसेट्स को हम लोग एक ही कलेक्शन में रखेंगे, उसको रिलेशन बोलेंगे। सो रिलेशन R इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट, ये जो एलिमेंट सब है इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सटेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब इसके क्रॉस प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। सिर्फ 1 है, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा 1 1। 2 है, इसके क्रॉस प्रोडक्ट में 2 2। सिमिलरली 3 4 है, सो 3 4। इसके क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक आएगा एलिमेंट 3 3 और एक आएगा 3 4, एक और आएगा 4 3 और एक आएगा 4 4। ओके, ये आएंगे 3 4 के क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं? टपल्स निकाल रहे हैं। रिलेशन में कौन कौन से टपल्स रहेंगे? अगर सिर्फ 1 लिखने हैं मतलब ये 1 1, 2 है मतलब ये 2 2, 3 4 है मतलब 3 3, 3 4 4 3 4 4। ओके, सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख लिए। अब इक्विवेलेंस क्लास को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है दैट मीन्स 1 किस किस एलिमेंट के साथ रिलेट है, इस रिलेशन में हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, रिलेशन वाइज इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। इस रिलेशन में अगर हम लोग देखेंगे 1 किसके साथ रिलेट है? ओनली 1 के साथ। सो एक आएगा एलिमेंट 1, और किसके साथ रिलेटेड है? क्या नहीं है, तो बस एक ही एलिमेंट आएगा 1। वैसे 2 के इक्विवेलेंस क्लास निकालना है दैट मीन्स 2 किस किस एलिमेंट के रिलेशन में आ रहा है? 2 1 1 है, इसमें तो 2 रिलेट नहीं है। 2 किससे रिलेटेड है? 2 से रिलेटेड है, और कहीं पे भी 2 नहीं है तो 2 रिलेशन में आ गया 2। सो 2 इक्विवेलेंस क्लास विल बी 2। सिमिलरली 3 इक्विवेलेंस क्लासेस, 3 के रिलेशन किस किस एलिमेंट के साथ है? एक 3 के साथ है, 3 रिलेटेड टू 3, एक 3 के साथ है और एक 4 के साथ है। सो 3 इज रिलेटेड टू 3 एंड 4। ओके, और किसी के साथ तो रिलेट है नहीं। उसके बाद 4 इक्विवेलेंस क्लास हम लोग निकालेंगे, देन 4 इक्विवेलेंस क्लास विल बी 4 किसके साथ रिलेटेड है? 4 एक 3 के साथ रिलेटेड है और एक 4 के साथ। सो अगेन आ गया 3 एंड 4। सो 3 इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू क्या आ गया? 4 इक्विवेलेंस क्लास। सो इक्विवेलेंस क्लास निकालने का मीनिंग है जिस एलिमेंट का, जिस सेट के एलिमेंट का हम लोग इक्विवेलेंस क्लास निकालने हैं, हम लोग क्या निकालेंगे? कौन सा एलिमेंट है जो उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। ओके,
अगर हम लोग बोलेंगे 1 के रिलेशन में हम लोग 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालें, दैट मीन्स 1 किस किस के साथ रिलेटेड है उस एलिमेंट सब आएंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में। अगर 3 के इक्विवेलेंस क्लास निकाले हैं मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है रिलेशन में जो 3 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो इक्विवेलेंस क्लास क्या है? इक्विवेलेंस क्लास है उस एलिमेंट का सेट जो 1 के साथ रिलेटेड हो या फिर जिसके इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं उसके साथ रिलेटेड हो, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया? नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन द इक्विवेलेंस क्लास। So what is the equivalence class? X is any set, कोई एक सेट X गिवन है and A belongs to X, X की कोई एलिमेंट है A, then equivalence class of A is defined as B belongs to X such that B related to A. What does it mean? It means X के एलिमेंट, हम लोग सेट के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल सकते हैं। तो कोई एक एलिमेंट उठाएंगे उसकी इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा? वो एलिमेंट जिसके साथ रिलेट है या फिर जो एलिमेंट उस एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है वो सब आएंगे इक्विवेलेंस क्लास सेट में, ठीक है। जैसे अगर B A के साथ रिलेटेड है तो B आएगा, C अगर A के साथ रिलेटेड है तो उस इक्विवेलेंस क्लास में C भी आएगा, ठीक है। सो X सेट के उस एलिमेंट्स को हम लोग इक्विवेलेंस क्लास सेट में रखेंगे जो एलिमेंट A के साथ रिलेट हो, ओके। सो अब एक प्रॉपर्टी ध्यान देने वाली बात है जो कि इंपोर्टेंट है, दैट इज टू इक्विवेलेंस क्लास। अगर A एक इक्विवेलेंस क्लास है और B एक इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। टू इक्विवेलेंस क्लास आइदर डिसजॉइंट मतलब उन लोग के इंटरसेक्शन 5 होंगे और दे आर इक्वल, आइदर डिसजॉइंट और इक्वल, ठीक है, या तो वो डिसजॉइंट होंगे और इक्वल होंगे। टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। डिसजॉइंट मीन्स दोनों के इंटरसेक्शन 5 होंगे और दोनों इक्विवेलेंस क्लास क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्रीवियस वाला एग्जांपल में देखेंगे तो 1 और 2 दोनों में कोई भी इक्वल नहीं है, मतलब 1 इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 2 इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 3 इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 4 इक्विवेलेंस क्लास, 4 छोड़ देते इज इक्वल टू 5, ठीक है। और 1 इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 2 इक्विवेलेंस क्लास इंटरसेक्शन 4 इक्विवेलेंस क्लास इक्वल टू कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, मतलब सारे इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट है और जो दोनों डिसजॉइंट नहीं है वो लोग इक्वल है, ओके। सो इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर वो लोग डिसजॉइंट होंगे और वो लोग क्या होंगे? इक्वल होंगे। और सारे इक्विवेलेंस क्लासेस को अगर हम लोग यूनियन करेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अगर हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस को यूनियन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्स सेट मिलेगा। यूनियन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस इज इक्वल टू द गिवन सेट, ओके, द गिवन सेट। जिस सेट के एलिमेंट्स को आप लोग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं, अगर सारे इक्विवेलेंस क्लासेस को आप लोग यूनियन करेंगे तो गिवन सेट एक्स हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, जो सेट के हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल रहे हैं। आई होप इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ ए सेट। Partition of a set X is a collection of disjoint non-empty subsets X. Okay. For example, अगर कोई सेट X है 1, 2, 3, okay? हम लोग को क्या निकालना है? कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स। हम लोग डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स निकालेंगे X के और जिसको हम लोग यूनियन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा X और उन लोग के इंटरसेक्शन क्या होंगे? डिसजॉइंट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होंगे? 5 होंगे। देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कोई पार्टीशन P1 ले रहे हैं, then if I am considering 1, 2 as a set and another set is 3, okay, this is also a set. अब अगर हम लोग मार्क करेंगे तो 1, 2 सेट और 3 सेट में कुछ तो कॉमन है ही नहीं, मतलब 1, 2 और 3 सेट इंटरसेक्शन विल बी 5, ओके। सो अगर 1, 2 और 3 देखेंगे तो उन लोग की इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। और अगर यूनियन करेंगे 1, 2 यूनियन 3 करेंगे तो हम लोग को पूरा मिल जा रहा है क्या? X मिल जा रहा है, ठीक है। तो यही कंडीशन है पार्टीशन होने के लिए। उन लोग के इंटरसेक्शन क्या होंगे? 5 होंगे, जिसका मतलब है डिसजॉइंट। और अगर यूनियन करेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा टोटल सेट हम लोग को मिल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्टीशन। तो ये एक पार्टीशन है। अगर हम लोग एक और पार्टीशन कंसिडर करें तो वी कैन कंसिडर एज 1 and 2 and 3। तीनों को अगर हम लोग अलग अलग देख लेंगे तो तीनों में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, मतलब अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो हो जाएगा 5, यूनियन करने से हम लोग को मिल जाएगा X। तो ये एक पार्टीशन हो गया। और एक पार्टीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, 3 एलिमेंट को हम लोग पास पास रख रहे हैं, 2 एलिमेंट को अलग रख रहे हैं, ये भी एक पार्टीशन है। दोनों डिसजॉइंट है, यूनियन करेंगे तो मिल जाएगा X। एक और पार्टीशन भी पॉसिबल है, जैसे कि अगर हम लोग लिखेंगे 1 एक एलिमेंट है एंड 2, 3 इज अनदर एलिमेंट, दिस इज ऑल्सो ए पार्टीशन, ठीक है। अब नाउ एक और पार्टीशन क्या लिख सकते हैं हम लोग? तीनों को साथ में ले लेंगे, ठीक, जो सेट है तीनों को हम लोग साथ में ले लेंगे, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक पार्टीशन, ठीक है। तो X 1, 2, 3 के लिए 5 पार्टीशन पॉसिबल है।
तो अगर हम लोग पार्टीशन क्या समझेंगे, उस सेट के डिसजॉइंट सबसेट्स को हम लोग पार्टीशन बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट्स को। डिसजॉइंट मतलब दोनों के इंटरसेक्शन क्या होंगे, फाई होंगे, और यूनियन करेंगे अगर वो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सबसेट्स को, हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। दिस इज पार्टीशन ऑफ ए सेट। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन। ओके, फंक्शन, सपोज f is the function from x to y, तो function is nothing but a special type of relation. Okay, function is nothing but a special type of relation such that domain of f is equal to x, मतलब x के सारे एलिमेंट्स क्या हो, डोमेन हो। और सेकेंड पॉइंट इज एक्स वाई बिलोंग्स टू f एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू f, देन y इक्वल टू z। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट, डोमेन के एवरी एलिमेंट के ओनली एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रहा हो y सेट में, तभी हम इसको बोलेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो कि डोमेन सेट में है x और कोडोमेन सेट में है y। x के एवरी एलिमेंट के अगर हम लोग सिंगल इमेज मिल रहा है देन इट इज फंक्शन। अगर सिंगल इमेज नहीं मिल रहा है, एक से ज्यादा इमेज मिल रहा है, देन इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, सो इफ ए सेट इज x एंड सेट इज y, ए फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x टू y, देन इसको हम लोग कब फंक्शन बोलेंगे, जो x सेट के एवरी एलिमेंट के हम लोग एक इमेज ढूंढ पा रहे होंगे y सेट में, एंड एवरी एलिमेंट के यूनिक इमेज y में मिल रहा होगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब रेंज और कोडोमेन क्या है, वो y एलिमेंट की, y सेट के वही एलिमेंट्स जो कि फंक्शन f को बिलोंग करते हो। मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू f लिख रहे हैं, देन दिट कैन बी रिटेन एज f ऑफ x इज इक्वल टू y। मतलब वो y एलिमेंट्स, y सेट के वही एलिमेंट जो x को रिलेट कर रहे हो एज द फॉर्म ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू y, उसको बोलते हैं रेंज। और सिंपली समझेंगे तो x सेट के एलिमेंट्स के डोमेन के जो जो एरिया में हम लोग को इमेज मिल रहा है वो है रेंज, और टोटल सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। ओके, ये नोटेशन को थोड़ा अच्छे से याद रखेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इज द डोमेन, वाई इज रेंज। ओके, एक्स कहाँ से आ रहा है, कैपिटल एक्स सेट से आ रहा है, स्मॉल वाई कहाँ से आ रहा है, कैपिटल वाई सेट से आ रहा है। डोमेन सेट को हम लोग इनपुट के हिसाब से लेंगे तो हम लोग को आउटपुट में क्या मिलेगा, रेंज एलिमेंट मिलेगा। ओके, सो फंक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज वन और इंजेक्टिव, वन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, अनदर वन इज सर्जेक्टिव, उसको ऑन टू बोलते हैं, अनदर वन इज बोथ वन एंड ऑन टू, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ओके, what is injective? Injective means suppose this is a set x and this is a set y, कोई एक फंक्शन डिफाइन हुआ है f। अगर सिंगल x1 x2 एलिमेंट, सिंगल डोमेन एलिमेंट को हम लोग सिंगल इमेज से दिखा सकते हैं y1 y2, देन इट इज कॉल्ड वन वन, मतलब एक से एक के साथ रिलेट हो रहा है, उसको बोलेंगे वन। इसको चेक करने का तरीका क्या है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देन होना क्या चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग बोलेंगे इसको वन। और इसके कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट में हम लोग क्या ले सकते हैं, और ले सकते हैं अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 हो, देन f ऑफ x1 भी नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। ओके, सो दिस इज इन अनदर फॉर्मूला। ओके, दैट इज अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। दिस इज कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट। इफ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, देन x1 इक्वल टू x2, और अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज f ऑफ x कोई फंक्शन हम लोग को गिवन है 2x प्लस 3, चेक वेदर इट इज वन और नॉट। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, पहले हम लोग लिख लेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। हम लोग मानेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, सो करेंगे x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 है तभी वन होगा, x1 इक्वल टू x2 के अलावा अगर कुछ भी अलग आ रहा है तो वो वन नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे f ऑफ x इज 2x प्लस 3, सो f ऑफ x1 विल बी 2x1 प्लस 3, f ऑफ x इज 2x प्लस 3, f ऑफ x2 विल बी 2x2 प्लस 3। दोनों तरफ में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी हैव 2x1 इज इक्वल टू 2x2, अगेन 2 इज कैंसिल आउट, सो x1 इक्वल टू x2। हम लोग f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले रहे थे, एंड वी हैव x1 इक्वल टू x2, सो इट इज वन। ओके, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है एंड x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज f ऑफ x इक्वल टू हम लोग को गिवन है x स्क्वायर। ओके, f इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर,
तो 1 1 चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू, implies that f of x is x square, so f of x1 will be x1 square, f of x2 will be x2 square, so which implies x1 equal to plus minus x2. okay, यहाँ पे एक मिल रहा है x1 equal to x2 and अदर मिल रहा है x1 equal to minus x2. अगर x1 equal to x2 ही मिला होता then 1 1 होता, पर यहाँ पे x1 equal to minus x2 भी मिल रहा है. इसके अलावा x1 equal to x2 के अलावा अगर कुछ और डिफरेंट, थोड़ा भी डिफरेंट मिल रहा है, सो नॉट 1 1. ओके, क्लियर यहाँ तक? 1 1 समझ में आ गया. अब ऑन टू पे चलते हैं. सो व्हाट इज ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन क्या होगा? फॉर y बिलोंग्स टू कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट x, y बिलोंग्स टू f. तभी हम लोग क्या बोलेंगे? वो ऑन टू है. अगर y बिलोंग्स टू y के लिए हम लोग को ऐसे x मिल रहा है सच दैट x y बिलोंग्स टू f लिख पा रहे हैं, देन इट इज ऑन टू. अब चेक कैसे करेंगे? यही सेम क्वेश्चन. सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3. एफ इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. वी नीड टू फाइंड दिस इज ऑन टू और नॉट. तो जो एफ ऑफ एक्स गिवन है उसको हम लोग क्या मान लेंगे? y मान लेंगे पहले. ठीक है. सो which implies that 2x plus 3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y. वी नीड टू फाइंड x. ठीक है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y लेंगे, उसके बाद हम लोग x कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट टर्म में आप लोग डोमेन रेंज निकालते टाइम पे ये फॉर्मूला, ये ट्रिक यूज कर रहे होंगे. ठीक है. सो 2x प्लस 3 इक्वल टू y, x इक्वल टू y प्लस 3, राइट हैंड साइड में गया हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2. इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा. ओके. एफ इज द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. अब हम लोग का काम क्या है? पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y लेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फंक्शन जो भी आएगा उसको पहले देख लेंगे. और अगर ये एग्जिस्ट है गिवन डोमेन रेंज के लिए, अगर ये वाला टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी कैन से इट इज ऑन टू. अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता हम लोग ऑन टू नहीं बोल सकते. ठीक है. उसके हिसाब से एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज f इज द फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड f ऑफ x इक्वल टू गिवन एज 2x. वी नीड टू चेक दिस इज ऑन टू और नॉट. ठीक है. तो पहले क्या करेंगे? जो f ऑफ x इज इक्वल टू y ले लेंगे. f ऑफ x क्या गिवन है? 2x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? y. नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाय 2. अब मैं क्या बोल रही हूँ? जब भी ऑन टू करेंगे एफ ऑफ एक्स इजिकल टू वाई लेंगे, एक्स इजिकल टू वाई का जो फंक्शन आएगा उसको फाइंड आउट करेंगे. देन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है हर रियल नंबर के लिए, अगर या फिर हर डोमेन रेंज के लिए अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी कैन से दिस इज ऑन टू. ओके. वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगा हम लोग को? रेंज सेट से मिलेगा. ठीक है. सपोज y इज इक्वल टू 1 एक नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स सब नेचुरल नंबर से लेंगे, और जो x मिलेगा वो कहाँ पे मिलना चाहिए? नेचुरल नंबर पे. सो x कितना हो जाएगा? 1/2. बट 1/2 नेचुरल नंबर पे नहीं बिलोंग करता है. ठीक है. सो अगर 1/2 नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता है, दैट मीन्स नॉट ऑन टू. सिंपल है. यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे जो डोमेन रेंज गिवन हो, हर रेंज एलिमेंट, जब भी रेंज एलिमेंट हम लोग y पे पुट करेंगे, हर रेंज एलिमेंट के लिए अगर हम लोग को ऐसा एक डोमेन एलिमेंट मिल रहा है सेट में, देन वी कैन से इट इज ऑन टू. पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर बोला था, एंड जब हम लोग y इज इक्वल टू 1 एक नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, तो हम लोग को नेचुरल नंबर आउटपुट में मिलना चाहिए, पर हम लोग को x कितना मिला? 1/2. बट 1/2 तो नेचुरल नंबर पे है ही नहीं, सो नॉट ऑन टू. आई होप 1 1 2 क्लियर हो गया. अब व्हाट इज बाइजेक्टिव? ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव. ओके. फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. जो फंक्शन बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो उसको हम लोग बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन. अगर ये सेम क्वेश्चन फंक्शन पूछा होता है रियल नंबर टू रियल नंबर, देन 1/2 की रियल नंबर है, तो इसीलिए ये ऑन टू होता है. ठीक है. पर यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पूछा है, इसीलिए ये ऑन टू नहीं हो रहा है. पर अगर रियल नंबर से रियल नंबर पूछता तो ऑन टू होता. तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन एंड एज वेल एज इट्स डोमेन एंड रेंज के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा कि नहीं होगा. अगर बोथ 1 1 ऑन टू है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव. लेट्स सॉल्व एन एग्जाम्पल. Question is f of x equal to x square. f is the function from r plus to r plus. Check bijective or not. So bijective के लिए क्या होना चाहिए? 1 1 and on 2 होना चाहिए. So first हम लोग चेक करेंगे 1 1 चेक करने के लिए फंक्शन हम लोग को क्या गिवन है? f of x equal to x square. So हम लोग कैसे चेक करते हैं? f of x1 equal to f of x2. ओके.
अगर हम लोग एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेंगे और हम लोग को x1 इक्वल टू x2 मिल गया, देन इट इज 1 1. ओके, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, देन इट इज 1 1. तो एफ ऑफ x1 कितना होगा, x1 स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ x इज x स्क्वायर, सो एफ ऑफ x1 विल बी x1 स्क्वायर. सिमिलरली एफ ऑफ x2 विल बी x2 स्क्वायर. दोनों तरफ में रूट ले लेंगे, देन x1 इक्वल टू वी हैव x2. ओके, अब क्योंकि ये r प्लस से r प्लस जा रहा है, डोमेन भी r प्लस है और रेंज भी r प्लस है, इसीलिए हम लोग को x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 नहीं मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है, इसीलिए x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2. ओके, सिमिलरली अभी हम लोग सो इट इज 1 1, सो इट इज 1 1. अभी हम लोग चेक करेंगे ऑन टू के लिए. ऑन टू कितना, ऑन टू हम लोग कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेने के बाद जो x इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में निकालेंगे उसको. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेंगे, फिर x इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन ऑफ y निकालेंगे. अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज ऑन टू. ये ट्रिक सब याद रखना पड़ेगा अगर आपको वन और ऑन टू अच्छे से चेक करना है तो. ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर. सो लेट्स टेक दिस एज y. नाउ x विल बी y रूट. नेगेटिव टर्म्स तो नहीं लेंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स ही लेंगे, r प्लस से r प्लस जा रहे हैं. अब y की जो वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. y इज बिलोंग्स टू r प्लस, और सारे पॉजिटिव नंबर के रूट ओवर तो एग्जिस्ट करते ही है. किसके रूट ओवर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नेगेटिव नंबर के. पर हम लोग के डोमेन रेंज में तो नेगेटिव नंबर है ही नहीं. रेंज में अगर नेगेटिव नंबर नहीं है मतलब y की जगह पे हम लोग नेगेटिव नहीं पुट कर रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव पुट कर रहे हैं. और एवरी पॉजिटिव नंबर के लिए हम लोग एक रूट ओवर निकाल सकते हैं, और जो कि अगेन एक क्या होगा, रियल नंबर होगा, जो कि कहाँ पे रहेगा, डोमेन में रहेगा. ठीक है, जैसे ये फंक्शन जा रहा है r प्लस टू r प्लस, यही तो है. ठीक है, इनपुट क्या है, इनपुट x है एंड आउटपुट क्या है, y है. ठीक है, फंक्शन की इनपुट क्या है, x है और आउटपुट क्या है, y है. अब जो इनपुट हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे, x की वैल्यू को हम लोग डाल रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रहे हैं. ओके, अभी अगर मैं x इक्वल टू वाई रूट लिख रही हूँ, मतलब x के फंक्शन में मेरे पास क्या है, रूट y. अब मैं y की वैल्यू को पुट करके देखूंगी कि x एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. तो मैं y की वैल्यू कहाँ से पुट करूंगी, r प्लस से, जो रेंज सेट में है. उसका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे आना चाहिए, डोमेन सेट पे आना चाहिए. तो हर पॉजिटिव नंबर के रूट ओवर एक रियल नंबर है, और x जो एलिमेंट होगा वो एक रियल नंबर होगा और r प्लस में ही एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए ये ऑन टू है. सो अगर ये r टू r गिवन होता तो जब मैं -1 पुट कर रही हूँ फंक्शन में, -1 एक रियल नंबर है ही है, तो y की जगह पे मैं जब -1 पुट करूँ, -1 रूट विल बी i, और i एक रियल नंबर नहीं है, तो -1 रूट के लिए जो मैं प्री इमेज निकाल रही हूँ x की जगह पे i, वो रियल नंबर पे नहीं है, इसलिए मैं -1 रूट के लिए प्री इमेज नहीं निकाल सकती हूँ. सो तब ये ऑन टू नहीं होता. पर यहाँ पे सिर्फ r प्लस दिया है, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर के रूट ओवर तो निकलेंगे ही निकलेंगे, और वो रियल नंबर ही निकलेंगे. और कहाँ पे निकलेंगे वो लोग, r प्लस पे ही, और जो कि है डोमेन सेट पे, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. ठीक है, ऑन टू के डेफिनेशन को ध्यान से पूछिए. y मीन्स क्या है, जो रेंज सेट है, रेंज सेट के वो एलिमेंट सब जिसके लिए एक डोमेन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू. ठीक है, तो अगर हर y के लिए हम लोग को एक डोमेन एलिमेंट मिल रहा है देन इट इज कॉल्ड ऑन टू. सो द फंक्शन इज ऑन टू. सो अगर ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो रहा है सो इट इज बाइजेक्टिव. अगर ये बोथ 1 1 ऑन टू हो रहा है ये हो जाएगा बाइजेक्टिव. ओके, यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन पहले एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, वो एक फंक्शन गिवन है हम लोग को 1 2 1 3 2 4. अगर एफ इनवर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टपल्स हैं, ये जो ऑर्डर पेयर है, इसको बस हम लोग रिवर्स कर लेंगे. तो अगर एफ में 1 2 एलिमेंट है तो एफ इनवर्स में कितना होगा, 2 1. अगर एफ में 1 3 एलिमेंट है एफ इनवर्स में होगा 3 1. अगर एफ में 2 4 एलिमेंट है एफ इनवर्स में होगा 4 2. ठीक है, बस उसको फ्लिप करना है. तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, डेफिनेशन y x, पहले हम लोग ऑर्डर पेयर क्या लिख रहे थे, x y लिख रहे थे. तो f इनवर्स में एलिमेंट्स होंगे y x सच दैट x y बिलोंग्स टू f. मतलब f इनवर्स में होंगे y x, ये अगर y ये अगर x है, ये x ये y है, तो f इनवर्स में कौन होंगे, y x सच दैट x y बिलोंग्स टू f. f में जो x y होंगे उनको बस रिवर्स करने से वो लोग f इनवर्स एलिमेंट में एग्जिस्ट करेंगे. ओके, एक और इम्पोर्टेंट नोट है जो कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो. जब फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. यहाँ पे क्वेश्चंस भी ऐसे दे सकते हैं कि कोई एक फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो फाइंड डोमेन रेंज सच दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. अगर वो बाइजेक्टिव नहीं हो रहा तो हम लोग उसके डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करेंगे जहां पे वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए, देन उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे. ओके, सो अगर हम लोग लिख सकते हैं
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ, हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यू कैन राइट इन दिस वे, अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ देन एफ ऑफ एक्स विल बी y। सिमिलरली अगर y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स हो रहा है, क्योंकि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ है देन y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स हो जाएगा। सो एफ इनवर्स फंक्शन को इधर लाएंगे तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ओके, जब हम लोग x कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ लिख रहे थे, एफ एक्ट किस पे कर रहा है, x पे, और आउटपुट क्या दे रहा है, y। जब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स लिख रहे हैं, एफ इनवर्स एक्ट किस पे कर रहा है, y पे, और आउटपुट क्या दे रहा है, x। इसको एक और तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, वी नीड टू फाइंड एक्स, देन एक्स क्या होगा, एफ फंक्शन इधर आएगा तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, ये आईटीएफ में भी हम लोग इसको अच्छे से समझ चुके थे कि एफ फंक्शन इधर आएगा तो वाई हो जाए इनवर्स हो जाएगा, जैसे साइन फंक्शन इधर आ रहा था तो साइन इनवर्स हो रहा था। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पे जाकर के ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स यूज हुआ है। इनवर्स कैसे यूज हो रहा है समझ में आ गया, जो टपल्स फंक्शन एफ में है उनको अगर रिवर्स करेंगे तो वो टपल्स एफ इनवर्स फंक्शन में रहेंगे। सो एक एग्जांपल कर लेते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए। क्वेश्चन गिवन है एफ इज द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, फाइंड एफ इनवर्स 1 एंड एफ इनवर्स 0। एफ इनवर्स 1 एंड एफ इनवर्स 0 बोला है, मतलब हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स गिवन है, वी नीड टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स। उसके बाद हम लोग एक्स की जगह पे एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, सो वी नीड टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, सॉल्यूशन। एफ इनवर्स निकालने के लिए द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज एफ ऑफ एक्स शुड बी बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे बाइजेक्टिव पहले चेक करेंगे, बाइजेक्टिव के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, 1 1 एंड ऑन 2। सो फर्स्ट चेक 1 1। 1 1 कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। ओके, नाउ इम्प्लाइज दैट f of x given है 3x plus 1, so f of x1 will be 3x1 plus 5 is equal to f of x is 3x plus 5, so f of x2 will be 3x2 plus 5। दोनों तरफ में 5 5 है, so 5 5 is cancel out। Now 3x1 is equal to हो जाएगा 3x2। Now again 3 3 is cancel out, so we have x1 equal to x2, so it is 1 1। ओके, ये 1 1 हो गया, सिंपल है यहाँ तक। पहले हम लोग 1 1 चेक करेंगे बाइजेक्टिव के लिए, उसके बाद क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, 3x प्लस 5 विच इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, वाई। सो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू कितना होगा, हम इन टर्म्स ऑफ वाई वी नीड टू फाइंड दैट। सो नाउ 3x विल बी वाई माइनस 5, सिंपल है यहाँ तक, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5/3, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है। पहले एफ ऑफ एक्स को y ले लेंगे, उसके बाद x इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ y के टर्म्स में आएगा उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं कि जो रेंज डोमेन गिवन है, हर रेंज एलिमेंट के लिए एक डोमेन एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज ऑन टू। सारे रियल नंबर्स के लिए अगर हम लोग y की जगह पे पुट करेंगे कोई भी रियल नंबर्स, तो ये वैल्यू डायरेक्ट एक रियल नंबर ही देगा। ठीक है, सो इट इज ऑन टू। इट इज ऑन टू। क्यों ऑन टू हुआ, क्योंकि ये फंक्शंस हर जगह पे एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए क्या हो गया, ऑन टू हो गया। ओके, अब इनवर्स पे चलते हैं। इनवर्स निकालने के लिए वी हैव, अगर हम लोगों के पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, देन एक्स इक्वल टू, अगर एफ फंक्शन इधर आएगा तो एफ इनवर्स वाई हो जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई देन एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यही है इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स जो गिवन होगा उसको हम लोग वाई मानेंगे, उसके बाद x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे एंड दैट इज इनवर्स। तो वही तो ऑन टू में निकाले हैं। देखिए एक्स्ट्रा हम लोग को इनवर्स निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही चीज है जो हम लोग ऑन टू में निकाले हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिए, x इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ y निकाले, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ y निकल गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दैट इज 3x plus 5 is equal to y implies that x is equal to y minus 5/3. Okay, so okay since f of x equal to y that means x equal to हम लोग क्या निकाल सकते हैं, f inverse y निकाल सकते हैं। ठीक है, so x equal to जो फंक्शन निकला है that is nothing but f inverse of y. So f inverse of y is equal to y minus 5/3, but we need to find f inverse of x. ओके, सो एफ इनवर्स y अगर y माइनस 5/3 है, दैट मीन्स एफ इनवर्स ऑफ x विल बी, y की जगह पे बस x पुट कर लेंगे, x माइनस 5/3। दिस इज आवर इनवर्स फंक्शन।
So now we need to find F inverse of 1 and F inverse of 0. So now F inverse of 1, x की जगह पे बस 1 पुट कर लेंगे, 1 minus 5/3 that is minus 4/3. This is nothing but F inverse of 1. Now we need to find F inverse of 0. So F inverse of 0 will be, x की जगह पे बस 0 पुट कर लेंगे, so 0 minus 5/3 that is minus 5/3. This is our answer. ओके, समझ में आ गया कैसे निकालना है? पहले 1 1 ऑन 2 चेक करेंगे, उसके बाद जो एफ इनवर्स एक्स वैल्यू निकालेंगे, ऑन टू के लिए जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोग लिख रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ वाई फॉर्मेट में ला रहे हैं वही है हम लोग का इनवर्स फंक्शन। बस उस इनवर्स फंक्शन क्या निकलेगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई, एंड वी नीड टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसीलिए हम लोग वाई की जगह पे एक्स पुट कर लेंगे, सो दैट इज एक्स माइनस 5/3। ओके, यहाँ तक सिंपल है, समझ में आ गया? दिस इज नथिंग बट इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन बहुत ईजी है, पहले बस हम लोग को बाइजेक्टिव चेक करना है, उसके बाद एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे, देन पॉइंट पुट करके हम लोग को आंसर निकालना होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर कहीं पे बाइजेक्टिव नहीं हो रहा है, देन वी नीड टू फाइंड डोमेन एंड रेंज वेयर द फंक्शन विल बी बाइजेक्टिव, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, डोमेन रेंज निकालने वाला, उसी को ही हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। सपोज दिस इज ए सेट एक्स, this is a set y and this is a set z। यहां से x से y एक फंक्शन डिफाइन है f एंड y से z एक फंक्शन डिफाइन है g। ओके, सो f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड g इज द फंक्शन फ्रॉम y टू z। अगर ये दोनों फंक्शन को हम लोग कंपोजिट कर रहे हैं, मतलब अगर मिला रहे हैं, देन द फंक्शन विल बी GOF। द फंक्शन विल बी GOF। सो GOF इज द फंक्शन फ्रॉम x टू z। ठीक है, बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि यहाँ पे GOF क्यों लिखते हैं, FOG क्यों डिफाइन नहीं करते हैं, तो उसको याद रखना पड़ेगा कि GOF इज द फंक्शन फ्रॉम x टू z। डिफाइन कैसे हो रहा है, जो सेकंड में लिखा होगा, GOF लिख रहे हैं मतलब सेकंड में क्या है, f है। सो अगर इसको हम लोग ट्रिक के हिसाब से याद रखें, GOF एग्जिस्ट कब करेगा, जब जो सेकंड में लिखा है, f सेकंड में लिखा है, सेकंड फंक्शन रेंज इज सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन, तभी GOF एग्जिस्ट करेगा। अगर हम लोग FOG लिख रहे हैं मतलब सेकंड फंक्शन क्या है, G, सो G रेंज शुड बी सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ f, देन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कंपोजिशन पॉसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सेकंड फंक्शन, f फंक्शन की क्या चाहिए, रेंज चाहिए, रेंज क्या है, y है, इज द सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, g है, उसका डोमेन क्या है, y है, इक्वल है, तभी यहाँ पे GOF एग्जिस्ट कर रहा है। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग FOG को एग्जिस्ट करवाना चाहेंगे, सेकेंड फंक्शन में क्या है, g है, g सेकेंड फंक्शन रेंज, सो g फंक्शन रेंज विल बी z, फर्स्ट फंक्शन डोमेन विल बी x, z और x ना ही इक्वल है ना ही सबसेट है, तो FOG एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करता है, जब जो सेकंड फंक्शन लिखा होगा, GOF मतलब सेकंड फंक्शन कौन लिखा है, f, सेकंड फंक्शन रेंज शुड बी द सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन, देन द कंपोजिशन एग्जिस्ट। ओके, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। Example is f is the function from r to r, f of x equal to x square and g is the function from r plus to r। कहीं कहीं पे ये r plus भी लिखा होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। This is positive real numbers, r plus to r and g of x is equal to x plus 2। Question is find FOG and GOF। ठीक है, ओके, फर्स्ट हम लोग FOG निकालेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का एक तरीका मैं बता रही हूँ। फंक्शन कंपोजिशन कैसे होगा, सपोज f ऑफ x इक्वल टू हम लोग के पास है x स्क्वायर और g ऑफ x इज इक्वल टू हम लोग के पास है, सपोज कीजिए 2x। ओके, एंड हम लोग को निकालना है FOG। सपोज FOG एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f o का मतलब ब्रेकेट देंगे g ऑफ x। ओके, नाउ f ऑफ g ऑफ x वैल्यू कितना गिवन है, 2x। अब f ऑफ x हम लोग के पास क्या था, x स्क्वायर, वी नीड टू फाइंड f ऑफ 2x, तो x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2x एंड होल स्क्वायर एंड दैट इज 4x स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ओके, सपोज वी नीड टू फाइंड GOF। ओके, हम लोग को GOF फंक्शन निकालना है। सपोज GOF एग्जिस्ट कर रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि GOF एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ g, o का मतलब क्या है, ब्रेकेट दे देंगे, f ऑफ x के ऊपर एक्ट कर रहा है तो f ऑफ x। नाउ g ऑफ f ऑफ x वैल्यू कितना गिवन है, x स्क्वायर, सो हियर यू कैन पुट x स्क्वायर। नाउ g ऑफ x गिवन है 2x, तो x की जगह पे जब x स्क्वायर हो रहा है, g ऑफ x इज 2x, देन g ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। सो फंक्शन कंपोजिशन FOG कितना आया, 4x स्क्वायर, GOF कितना आया, 2x स्क्वायर। ओके, ऐसे हम लोग फंक्शन कंपोजिशन करेंगे जबकि FOG GOF एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, सो एट फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चेक करेंगे कि FOG GOF एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए,
एफओजी एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड फंक्शन रेंज शुड बी सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन कौन है, जी है। सो सेकेंड फंक्शन रेंज, सो जी रेंज विल बी आर। फर्स्ट फंक्शन डोमेन विल बी आर इक्वल है, इसीलिए एफओजी एग्जिस्ट करेगा। नाउ एफ ओ का मतलब क्या है, ब्रेकेट जी ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है इसीलिए हम लोग एक्स लिख रहे हैं। नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स प्लस 2 गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। सो नाउ जी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 विल बी एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। दिस इज आवर कंपोजिशन। ओके, इतना तक समझ में आ गया। अब हम लोग को जीओएफ निकालना है। जब जीओएफ निकालना है हम लोग क्या चेक करेंगे, सेकेंड फंक्शन रेंज चेक करेंगे। सो सेकेंड फंक्शन रेंज विल बी आर, फर्स्ट फंक्शन डोमेन विल बी आर प्लस। क्या आर सबसेट और इक्वल टू आर प्लस है क्या, सेकेंड फंक्शन रेंज शुड बी सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन। तो ये पॉसिबल है क्या आर प्लस के सबसेट या इक्वल है, नहीं है, तो जीओएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए चेक करना पड़ेगा। सो ये चेक अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम इसको। नाउ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर, सो हियर हम लोग पुट कर लिए एक्स स्क्वायर। नाउ जी ऑफ एक्स कितना गिवन है, एक्स प्लस 2, सो जी ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आंसर तो निकल आएगा, ठीक है। तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब भी आंसर तो निकल ही जाएगा, इसलिए अगर आप लोग चेक नहीं कर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं देन आंसर तो आ जाएगा, पर दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कंपोजिशन होने के लिए सेकेंड फंक्शन रेंज शुड बी सबसेट और इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डोमेन, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, इसलिए जीओएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए पहले चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ना एक और चीज जो हम लोग को जानना है, दैट इज जेनरली जीओएफ इज नॉट इक्वल टू एफओजी। जेनरली, ओके, जेनरली ये इक्वल नहीं होते, पर कुछ कुछ केसेस हैं जहां पे एफओजी इज इक्वल टू जीओएफ हो सकता है। तो क्वेश्चंस में आ सकता है कि चेक वेदर एफओजी इज इक्वल टू जीओएफ और नॉट करके। जनरली इक्वल नहीं होते, कहीं कहीं पे एफओजी इज इक्वल टू जीओएफ इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आ गया। एक और पॉइंट है जो यू शुड नो अबाउट फंक्शन कंपोजिशन, दैट इज if f is the function from x to y and g is the function from y to z, then gof is the function from x to z। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। Now gof is onto if both f and g are onto। अगर दोनों फंक्शन f and g onto है देन हम लोग बोल सकते हैं gof onto होगा। and gof is 1 if both f and g are 1 ठीक है। अगर both f and g 1 है देन gof is 1। if f and g onto है देन gof is onto, ठीक है। पर अगर हम लोग को गिवन है कि gof is onto देन कंपल्सरीली क्या होगा, g is onto। अगर हम लोग को gof onto दिया है मतलब उसका मतलब क्या होगा, g is onto। एंड इफ gof is 1 गिवन है दैट मीन्स f is 1 कंपल्सरीली, ठीक है। सो अगर gof कब onto होगा, जब f and g both are onto एंड gof is 1 if f and g both are 1। इतना गिवन है। और अगर हम लोग को गिवन है कि gof is onto देन कंपल्सरीली g is onto एंड इफ gof is 1 देन कंपल्सरीली f is 1, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी आप लोग याद रखेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेशन फंक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, स्टार को बाइनरी ऑपरेशन हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। इसमें जो इनपुट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ऑर्डर पेयर्स और जो आउटपुट्स आते हैं वो होता है इन एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं ए स्टार बी, बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ए प्लस बी। तो अगर हम लोग ये सब रियल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं, कोई एक रियल नंबर हो गया 1, कोई एक रियल नंबर हो गया 2, तो दो रियल नंबर हम लोग उठाएंगे 1 और 2। सो 1 स्टार 2 विल बी, स्टार कैसे डिफाइंड है, फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट, सो 1 प्लस 2 विल बी 3। तो हम लोग जो इनपुट डाल रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, ऑर्डर पेयर डाल रहे हैं। 1, 2 को हम लोग स्टार में लिख रहे थे 1 स्टार 2, तो ऑर्डर पेयर डाल रहे हैं। जो रिजल्ट आया है वो एक सिंगल एक्सप्रेशन आया है, ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टार ए से ए लेकर के फंक्शन। तो ऑलवेज इनपुट क्या होगा, ऑर्डर पेयर, और आउटपुट क्या होंगे, कोई एक एक्सप्रेशन, कोई एक सिंगल एलिमेंट होगा उसका आउटपुट, ठीक है। सो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी मीन्स 2, जो ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ओके। सपोज हम लोग लिख रहे हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी, दिस इज ऑल्सो इन बाइनरी ऑपरेशन।
सो सपोज हम लोग 1 और 2 दो एलिमेंट ले रहे हैं रियल नंबर से, सच दैट 1 स्टार 2 विल बी 1 प्लस 2 फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट माइनस 1 इंटू सेकंड कंपोनेंट, 2 प्लस 1 विल बी 3, 3 माइनस 2 विल बी 1. सो हम लोग ऑर्डर पेयर को इनपुट डाल रहे हैं, आउटपुट एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर मीन्स अगर कोई एक सेट ए पे डिफाइन हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन ए स्टार बी जो रिजल्ट आएगा वो अगेन बिलोंग्स होना चाहिए ए पे. ठीक है, तो हम लोग ए सेट के कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. कोई एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है? ए सेट पे डिफाइंड है. कोई एक दो एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं ए सेट से, एंड दोनों एलिमेंट का हम लोग अगर बाइनरी ऑपरेशन ले लेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन अगेन उसी सेट में बिलोंग करेगा, तो इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई तीन एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए. कोई एक तीन एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं ए सेट से, अगेन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी. ओके, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो क्लोजर होगा तभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर नहीं होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी. व्हाट इज आइडेंटिटी? अगर कोई एक हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं प्लस, तो कोई एक एलिमेंट हम लोग सपोज ए उठा रहे हैं ए सेट से. ए सेट में कैसे डिफाइन है? प्लस में डिफाइन है. ठीक है, सपोज हम लोग पर्टिकुलर लेते हैं कि जेड सेट ले रहे हैं हम लोग, इंटीजर सेट, ए बिलोंग्स टू जेड. तो आइडेंटिटी क्या होगा? ए प्लस कौन सा एलिमेंट करेंगे तो अगेन हम लोगों को ए मिल जाएगा. ओके, दैट इज आइडेंटिटी. सो क्या ऐड करने से हम लोग को ए मिल जाएगा? जीरो ऐड करने से, एंड जीरो अगेन बिलोंग्स टू जेड. ओके, सो अगर ए प्लस जीरो कर रहे हैं तो हम लोग को ए मिल रहा है. सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी. व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी. सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं जेड सेट में, ठीक है, सो ए इंटू कौन सा एलिमेंट करने से हमको फिर से ए मिल जाएगा? 1. A into 1 is 1 and 1 is belongs to Z. So 1 is multiplicative identity. Okay. जनरली 1 और 0 होता है, 0 होता है एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स सपोज कोई एक ई पॉइंट पे हम लोग आइडेंटिटी मान रहे हैं, ई बिलोंग्स टू दैट सेट ए सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू हम लोग को ए मिल रहा है, देन ई इज आइडेंटिटी. देन ई क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी. ओके, नेक्स्ट इनवर्स. इनवर्स क्या है? हम लोग को आइडेंटिटी मिल गया. आइडेंटिटी मिलने के बाद इनवर्स कैसे निकालेंगे? अगर हम लोग एडिशन में निकाल रहे हैं जेड सेट पे, तो ए प्लस कौन सा एलिमेंट करने से हम लोग को आइडेंटिटी मिल जाएगा? प्लस में निकाल रहे हैं मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगा. अगर हम लोग ए के साथ माइनस ए एड करते हैं तब एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मिल रहा है, मतलब ए का इनवर्स क्या है? माइनस ए. सिमिलरली माइनस ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ए. ओके, सपोज मल्टीप्लीकेशन में ले रहे हैं हम लोग रियल नंबर पे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अगर ए को हम लोग 1 बाय ए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे तो हम लोग को 1 मिलेगा 1 बाय ए के साथ, एंड 1 बाय ए इंटीजर सेट में नहीं होता है. ठीक है, इसलिए हम लोग रियल नंबर पे ले रहे हैं. देन ए इंटू 1 बाय ए करने से हम लोग को मिल जा रहा है 1. सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1 बाय ए एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाय ए इज ए. ओके, सो इनवर्स क्या है? इनवर्स इज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. मतलब अगर आइडेंटिटी नहीं है इनवर्स नहीं मिलेगा, अगर आइडेंटिटी है तभी हम लोग सोच सकते हैं कि इनवर्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक है, सो ये चारों प्रॉपर्टी ना एज इट इज ही हमको चेक करना है. क्लोजर होगा तभी एसोसिएटिव चेक करेंगे, एसोसिएटिव होगा तभी आइडेंटिटी चेक करेंगे, आइडेंटिटी होगा तभी इनवर्स चेक करेंगे. क्लोजर नहीं है मतलब एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है मतलब आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है मतलब इनवर्स नहीं है. ठीक है, सो क्लोजर होने के बाद एसोसिएटिव है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अगर ये चारों में से इसी ऑर्डर में हम इसको चेक करेंगे. और अगर एसोसिएटिव नहीं है तो आइडेंटिटी ढूंढना नहीं पड़ेगा. आइडेंटिटी नहीं है मतलब इनवर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. ओके, एक और प्रॉपर्टी है जो कि कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए स्टार, अगर ए और बी दोनों एलिमेंट हम लोग ले हैं कैपिटल ए से, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हमको चेक करने होते हैं, जिसमें से कि क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स हम लोग इसी ऑर्डर में ही चेक करेंगे एंड कॉम्यूटेटिव अलग से चेक करेंगे. ओके,
कॉम्पिटेटिव ज्यादातर डिपेंड करता है आप लोगों के ऑपरेशंस पे। एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो ऑटोमेटिक कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन है तो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिपेंड करता है आप लोगों का ऑपरेशन पे, एडिशन एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी ऑन जेड इंटीजर सेट पे हमको गिवन है। चेक क्लोजर, एसोसिएटिविटी, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स। कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई दो इंटीजर हम लोग ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हम लोग जेड से निकाल रहे हैं, देन ए स्टार बी जो होगा वो ए प्लस बी होगा। एंड ओब्वियसली अगर कोई दो इंटीजर को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को आंसर में एक इंटीजर ही मिलेगा, बिकॉज एडिशन ऑफ टू इंटीजर सेट इज इंटीजर। सो दिस इज ओब्वियसली बिलोंग्स टू जेड, सो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से दैट जेड इज क्लोज्ड अंडर स्टार। मतलब गिवन बाइनरी ऑपरेशन में जेड क्या है? क्लोज्ड है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई एग्जांपल लेकर के चेक कर सकते हैं। सपोज हम लोग आर्बिट्ररी कोई एग्जांपल ले रहे थे, 1 2 3, दोनों क्या है? इंटीजर तो है। हम लोग को क्या शो करना है? ए स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू ए स्टार 2 स्टार 3, इसको हमको चेक करना है। ओके, नाउ एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस विल बी 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार। स्टार मीन्स यहाँ पे गिवन क्या है? स्टार मीन्स एडिशन। ए स्टार बी मीन्स ए प्लस बी। स्टार मीन्स क्या है? एडिशन। सो 2 स्टार 3 मीन्स 2 प्लस 3 दैट इज 5। अगेन 1 स्टार 5 मीन्स 1 प्लस 5। 1 स्टार 5 मीन्स व्हाट? 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब ले लेते हैं हम लोग आरएचएस। आरएचएस में क्या लेंगे? 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 स्टार 2 मीन्स 1 प्लस 2 दैट इज 3 स्टार 3। Okay, 3 स्टार 3 means 3 plus 3 that is also 6. So LHS is equal to RHS. So associative property also satisfy हो गया, ठीक। ओके, सो जेड सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं? आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं, कॉम्पिटेटिव बाद में चेक करेंगे। आइडेंटिटी मीन्स क्या है कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए शुड बी ए होना चाहिए और ई बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? जेड। अब स्टार मीन्स यहाँ पे क्या गिवन है? ई की जगह पे क्या होगा? क्योंकि एडिशन गिवन है, दैट मीन्स ए प्लस कितना करेंगे तो हम लोग को ए मिल जाएगा। 0 करेंगे तो हियर ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या है? 0 है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? इनवर्स। अगर आइडेंटिटी है तभी हम लोग इनवर्स चेक करेंगे, अगर आइडेंटिटी नहीं होता तो इनवर्स चेक करना नहीं पड़ता हम लोगों को। सो इनवर्स चेक करेंगे। इनवर्स मीन्स क्या होता है? ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी कितना है? 0 है। दैट मीन्स ए प्लस माइनस ए करेंगे तो 0 मिल जाएगा। एंड माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड वेयर ए इज बिलोंग्स टू जेड। मतलब सारे ए इज आर्बिट्ररी, तो कोई भी इंटीजर के लिए हम लोग को माइनस इंटीजर मिल रहा है जेड सेट में, सच दैट दोनों को ऐड करने से क्या मिल जा रहा है? 0। दैट इज ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। यहाँ पे जैसे ए स्टार 0 इज इक्वल टू हम लोग को मिल रहा था ए, यहाँ पे ए स्टार माइनस ए इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0। मतलब आइडेंटिटी मिल रहा है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स माइनस ए इनवर्स इज ऑल्सो ए। ओके, इनवर्स समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कॉम्पिटेटिव चेक कर लेते हैं। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्पिटेटिव में भी हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं आर्बिट्ररीली। सपोज 1, 2 बिलोंग्स टू जेड लिख सकते हैं हम लोग। सो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड 2 स्टार 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अगेन 3 बिकॉज स्टार मीन्स एडिशन। सो दैट इज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। सिंस ए बी बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर लेंगे दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो इक्वल ही आएंगे। सो इट इज कॉम्पिटेटिव। इट इज कॉम्पिटेटिव। ओके, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। सो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्पिटेटिव सारा कुछ सेटिस्फाई कर लिए। सो जेड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी इज 0, इनवर्स इज माइनस ए, फॉर ए इज माइनस ए। और हम लोग माइनस ए बिलोंग्स टू जेड कर रहे हैं तो इसके लिए इनवर्स क्या आएगा? माइनस ए प्लस कितना करेंगे तो ये आइडेंटिटी देगा, ए करेंगे तो माइनस ए इनवर्स इज ए, इसलिए हम लोग वाइस वर्सा लिख रहे हैं। ओके, नाउ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर लिए। बस इतना ही काम होता है हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए। इतना तक समझ में आ गया?
बाइनरी ऑपरेशन से 1 मार्क क्वेश्चंस इस टाइप से आ सकते हैं, ठीक है। गिवन a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी प्लस 5 इज ए बाइनरी ऑपरेशन, फाइंड आइडेंटिटी। इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोग को क्या ढूंढना है, आइडेंटिटी फंक्शन ढूंढना है। अब वी नो आइडेंटिटी मीन्स क्या होना चाहिए, a स्टार e इज इक्वल टू a होना चाहिए, तभी ही आइडेंटिटी होगा। सो अगर हम लोग b की जगह पे e पुट करेंगे, a स्टार b इज a प्लस b प्लस 5, दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट प्लस 5। तो a स्टार e कितना होगा, फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकेंड कंपोनेंट प्लस 5 इज इक्वल टू हम लोग को कितना मिल रहा है, a मिल रहा है, क्योंकि a स्टार e कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। ओके, नाउ a इज कैंसिल आउट, e का वैल्यू हम लोग को मिल गया -5। अगर e इज इक्वल टू -5, e क्या है, आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी विल बी -5। सिंपल, समझ में आ गया कैसे करना है। a स्टार b इज इक्वल टू जितना बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा, वी नीड फॉर आइडेंटिटी दैट a स्टार e शुड बी a। तो a की e की कौन से वैल्यू के लिए a स्टार e a हो रहा है देख लेंगे, और e का जो वैल्यू निकला दिस इज आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी विल बी -5। 1 मार्क क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं, तो ये ट्रिक को याद रखिए, a स्टार e ऑलवेज क्या होता है, a होता है। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज a स्टार b इक्वल टू a प्लस b mod 5 ऑन 0 1 2 3 4, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। ओके, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले मतलब समझ लेते हैं कि a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b mod 5 का मीनिंग क्या है। मीनिंग इज, तो अगर कोई भी एलिमेंट, सपोज यहां से e हम लोग को सेट गिवन है 0 1 2 3 4, तो कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग 0 1 2 3 4 से निकालेंगे, दो एलिमेंट हम लोग सपोज निकाल रहे हैं, एक 3 और एक 4। सो 3 स्टार 4 मीन्स क्या है, 3 प्लस 4 mod 5। ओके, इट मीन्स 3 प्लस 4 इज 7 mod 5। सो 3 प्लस 4 mod 5 इज 7 mod 5। दिस मीन्स अगर हम लोग 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी द आंसर। ओके, सो रिमाइंडर विल बी 2, सो 3 स्टार 4 विल बी 2। समझ में आया क्या बोल रहा है। a स्टार b मीन्स a प्लस बी mod 5, दैट मीन्स a और b को ऐड करने के बाद अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो 4 प्लस 3 विल बी 7, 7 को 5 के साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 2, सो 3 स्टार 4 विल बी 2। ओके, ऐसे हर एक पॉइंट के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने का एक इजी तरीका है एक केलर टेबल निकालने का। तो हम लोग अभी उसको सीखेंगे कि टेबल कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सो पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जो एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 एलिमेंट हम लोग के पास है, तो सारे एलिमेंट को लेकर के एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, एडिशन। स्टार में क्या गिवन है, a प्लस बी मतलब एडिशन, जो मॉड में है उसको नीचे लिखेंगे प्लस 5, दिस मीन्स a प्लस बी mod 5। इसका मतलब क्या है, अगर इसको इसके साथ ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 प्लस 0 विल बी 0, तो आंसर विल बी 0। 0 प्लस 1 विल बी 1, 0 प्लस 2 विल बी 2, 0 प्लस 3 विल बी 3, 0 प्लस 4 विल बी 4। ओके, अब 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3, 1 प्लस 3 इज 4, 1 प्लस 4 इज 5। जब 5 आ गया उसके बाद हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं, जब 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0, सो द आंसर विल बी 0। ओके, समझ में आ गया। 1 स्टार 4 जब हम लोग निकाल रहे हैं, 1 स्टार 4, सपोज 1 स्टार 4 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 1 प्लस 4 mod 5, सो 1 प्लस 4 विल बी 5, 5 mod 5 मीन्स जब 5 को हम लोग 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 0, सो द आंसर विल बी 0। सो 1 स्टार 4 कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली 2 प्लस 0, जब 2 प्लस 0 इज 2, सो 2 को 5 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 2 ही आएगा ना। रिमाइंडर कब आएगा, जब हम लोग 5 से बड़ा नंबर आएगा, फिर हम लोग 5 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 2 प्लस 1 विल बी 3, 2 प्लस 2 विल बी 4, एंड नाउ 2 प्लस 3 विल बी 5, तो 5 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर इज 0। 2 प्लस 4 इज 6, 6 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 1। ओके, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिख रहे हैं। 3 प्लस 0 विल बी 3, 3 प्लस 1 विल बी 4, 3 प्लस 2 विल बी 5, 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0। 3 प्लस 3 इज 6, 6 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 1। 3 प्लस 4 इज 7, 3 प्लस 4 इज 7, 7 को 5 के साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 2, सो यहाँ पे लिख लेंगे 2। ना 4 प्लस 0 विल बी 4, 4 प्लस 1 विल बी 5, 5 को जब 5 के साथ डिवाइड करेंगे 0, 4 प्लस 2 इज 6, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, 4 प्लस 3 इज 7, रिमाइंडर इज 2, 4 प्लस 4 इज 8, 8 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 3। ओके, ये टेबल क्लियर हो गया। एक बार टेबल निकालेंगे उसके बाद
बहुत इजी हो जाएगा हम लोग को आइडेंटिटी और इनवर्स निकालने के लिए। अभी थोड़ा ध्यान से समझिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ठीक है। अब जब हम लोग को आइडेंटिटी निकालना होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन में गिवन था ना, ये सेट 0 1 2 3 4 और ये सेट 0 1 2 3 4, उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं टेबल में जो 0 1 2 3 4 है एज इट इज जहां पे रिपीट हो रहा है, जो सेट गिवन है एज इट इज जहां पे वो सेट रिपीट हो रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। जहां कहां पे रिपीट हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है? 0, सो 0 इज द आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम वर्टिकली भी देखेंगे तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 कहां पे रिपीट हो रहा है? यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0 है, सो 0 इज द आइडेंटिटी। यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, देखिए 0 की जगह पे 1 है, रिपीट हुआ क्या? नहीं, पर यहाँ पे रिपीट हुआ है 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4। तो जहां पे रिपीट होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। सो हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी विल बी, अगर हम लोग कोई एक एलिमेंट ले रहे हैं सपोज 1 स्टार 0 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, 2 स्टार अगेन देखिए 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, सिमिलरली 3 स्टार 0 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, ठीक। 4 स्टार 0 भी हम लोग के पास 4 हो रहा है, एंड 0 स्टार 0 भी हम लोग के पास 0 हो रहा है। सो 0 इज द आइडेंटिटी। ओके, समझ में आ गया आइडेंटिटी कैसे निकाल रहे हैं। उसके बाद चलिए इनवर्स निकालते हैं इसी टेबल से, ठीक। एक बार आइडेंटिटी मिल जाने के बाद जहां जहां पे आइडेंटिटी है उसको एक एक बॉक्स बना लीजिए। जहां जहां पे आइडेंटिटी मिल रहा है उसको एक एक बॉक्स बना लीजिए। ओके, बॉक्स बनाने के बाद जो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये 0 है, अगर हम लोग 1 से निकाल रहे हैं, 1 से गए 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 आइडेंटिटी पे पहुंच गए, उसके बाद ऑपोजिट में कितना है? 4 है, दैट मीन्स 4 और 1 एक दोनों के इनवर्स है। जिस लाइन पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट के दोनों छोर को हम लोग इनवर्स बोलेंगे। यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये किसके इंटरसेक्शन में है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के इंटरसेक्शन में है, दैट मीन्स 2 और 3 दोनों के क्या है? इनवर्स है। अगर 2 इनवर्स 3 है, दैट मीन्स 3 इनवर्स कितना होगा? 2। सो 3 इनवर्स कितना होगा? 2 होगा। देखिए 3 की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 के हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे आइडेंटिटी मिल रहा है, तो उसको वर्टिकल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? 2 है, मतलब 3 का इनवर्स कितना हो जाएगा? 2। दैट मीन्स 3 लाइन और 2 लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग में जब इंटरसेक्शन पॉइंट में आइडेंटिटी रह रहा है, सो वो दो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ ईच अदर। जब 3 की इनवर्स 2 है, मतलब 2 की इनवर्स कितना होगा? 3 होगा। सिमिलरली 4 इनवर्स इज 1, 4 इनवर्स इज 1, क्योंकि 4 और 1 के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ रहा है। ओके, इतना समझ में आ गया। देन वी कैन राइट फॉर इनवर्स, we know 0 स्टार 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मीन्स इनवर्स ऑफ 0 इज 0। ओके, 0 का इनवर्स हम लोग को मिल गया 0। सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, सो 1 स्टार किसके साथ करने से 0 आ रहा है? 1 के लाइन पे कहां पे 0 है? यहाँ पे, यहाँ से वर्टिकल लाइन जाएंगे तो 4, सो 1 स्टार 4 इज इक्वल टू 0। सो इनवर्स ऑफ 1 इज 4। सिमिलरली देखिए 2 के लाइन पे कहां पे 0 आ रहा है? यहाँ पे 0 आ रहा है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 3 है, दैट मीन्स 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 0। इनवर्स ऑफ 2 इज 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग 3 देखेंगे। 3 स्टार 3 के लाइन पे कहां पे आइडेंटिटी आ रहा है? यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन पे कौन है? 2 है, सो 3 स्टार 2 विल बी आइडेंटिटी। So 3 स्टार 2 is equal to 0. So inverse of 3 is 2. And obvious that अगर 2 का इनवर्स 3 है, that means 3 का इनवर्स 2 ही होगा। 1 का इनवर्स 4 है, मतलब 4 का इनवर्स 1 ही होगा। Now 4 स्टार 4 के लाइन पे कहां पे आइडेंटिटी आ रहा है? यहाँ पे आइडेंटिटी आ रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है? 1 है। So 4 स्टार 1 is 0. So 4 स्टार 1 equal to 0. Inverse of 4 is 1. This is it. इतना ही हम लोग को करना है। सारे एलिमेंट्स के इनवर्स निकालना था, हम लोग सारे एलिमेंट के इनवर्स निकाल लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स में भी देता है और 6 मार्क्स में भी देता है। इतना इजी क्वेश्चन है ये एक बार ऑलरेडी आ चुका है प्रीवियस ईयर में, और ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया था। इतना ही करेंगे और 6 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये कैलेटेबल आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। A स्टार B इक्वल टू A क्रॉस B मॉड 5, ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है। सेट वही है 0 1 2 3 4, ठीक है। सपोज हम लोग को आइडेंटिटी ढूंढना है और इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ढूंढना है, ठीक।
सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, तो इस हिसाब से साइन देंगे, जैसे एडिशन में हम लोग प्लस देते थे, मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देंगे इनटू विथ मॉड 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी राइट हियर, 0 इंटू 0 विल बी 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, सिमिलरली ये सारे टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगे ना। 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 into 3 is 3, 1 into 4 is 4. Okay. Similarly, 2 into 0 is 0, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6 and 6 is greater than 5, इसलिए 5 के साथ डिवाइड करेंगे and remainder will be here, so remainder will be 1. Similarly, 4 into 2 is 8, 8 5 से बड़ा है तो 5 के साथ डिवाइड करेंगे and remainder will be here. Okay. Similarly, we can fill other boxes. ठीक है, 4 into 3 will be 12. So 12 अगर डिवाइड करेंगे 5 के साथ, the remainder will be 2. ठीक है, so इधर हम लोग 2 लिख लिए हैं. Similarly, 4 into 2 is 8. 5 के साथ डिवाइड करेंगे, remainder will be 3. इस हिसाब से हम लोग बॉक्स को पहले फिल करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग आइडेंटिटी के लिए क्या चेक करेंगे, जिस लाइन पे ये गिवन सेट रिपीट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आइडेंटिटी बोलते हैं. कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 0 0 1 0, यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा है. अगेन 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, यहाँ पे रिपीट हो रहा है. तो जहां पे रिपीट हो रहा होगा गिवन सेट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी. ठीक है, जैसे एडिशन में करते थे एग्जैक्ट सेम ही है, यहाँ पे भी किसको आइडेंटिटी बोलेंगे, जहां पे सेट रिपीट हो रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी. अब आइडेंटिटी मिल जाने के बाद जिस लाइन में जहां पे आइडेंटिटी है उसको बॉक्स बना लीजिए. ठीक है, उसको बॉक्स बना लीजिए. अब इनवर्स, जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि 0/0 तो आप लोगों का इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए नॉन जीरो एलिमेंट्स का इनवर्स ही एग्जिस्ट करेगा. तो जहां इसीलिए जीरो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन में देखिए आइडेंटिटी है ही नहीं. ओके, अब 1 इज द आइडेंटिटी. अब ये 1 जिन नंबर की कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन में आ रहा है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है. दैट इज 1 इनवर्स इज 1. ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक 1 है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग से आ रहा है, किसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, 2 और 3. सो 2 इनवर्स इज 3 एंड 3 इनवर्स इज 2. सो 3 के इनवर्स क्या होगा, 2 होगा. ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टली चलेंगे तो वहां पे 1 पे पहुंच गए, फिर वर्टिकली चलेंगे तो 2 पे, मतलब किस दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है, 2 एंड 3. सो 3 इनवर्स इज 2, सिमिलरली 2 इनवर्स इज 3. नाउ एक आइडेंटिटी यहाँ पे है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग. तो अगर 4 से हम लोग चलेंगे हॉरिजॉन्टली, आइडेंटिटी पे पहुंच गए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्टिकली चलते हैं तो अगेन 4 पे पहुंच गए, मतलब 4 इनवर्स इज 4. So 4 inverse is 4. So 4 is called as self inverse. 1 is also self inverse. 2 inverse is 3. 3 inverse is 2. And 0 का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि 0 कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन पे कहीं पे आइडेंटिटी है ही नहीं. ओके, इतना समझ में आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है पर एग्जाम में हर बार देता है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप रिलेशन फंक्शन के डाउट्स आप लोगों के सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. एंड कीप कनेक्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.